आप सभी का स्वागत है हमारे अंगार टॉक शो के नए पॉडकास्ट पे। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो कि यूएस बेस्ड कंपनी में उच्च स्तर पे प्रतिष्ठित है। पंकज जी, क्या हाल चाल है सर आपका? थैंक यू, बहुत अच्छा हूँ। तापमान भी बहुत गर्म है हाँ जी। और यहाँ की मेरा एक्साइटमेंट भी उसी लेवल पे है हाँ जी। कि सागर फॉर मी यू आर नॉट अ गेस्ट हाँ जी। और समथिंग लाइक यू आर पार्ट ऑफ फैमिली, एक्सटेंडेड हाँ फैमिली। मुझे याद है वो दिन जब आप मेरे गांव भी आते थे। हाँ जी। एक लंबा समय हम लोगों ने साथ में गुजारा है। सो आई एम फीलिंग रियली ग्रेट। और मेरा एक रूटीन था रोज का कि काम करना, इसके बाद बस कुछ सीरीज़ वगैरह देख लेना। हाँ जी। और बहुत इंटरेक्शन जैसा कुछ नहीं था, सोशल हाँ जी। कम्युनिकेशन जैसा कुछ नहीं था। सो आई टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी एक्साइटिंग टुडे। भैया को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और इनसे बात करके काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये आज के युग में अगर हम बात करें तो इनको हर तरीके की नॉलेज है। आप चाहे आप इनसे स्टोरी की बात करें, आप चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आप कहते हैं ना कि हर प्रकार का नॉलेज है भैया आपके पास। तो आप बताइए बचपने से मतलब कि कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी, है ना? क्योंकि आप एक गांव से आते हैं, बमहोरी गांव है छतरपुर के पास में। तो कैसे स्टार्ट हुई जर्नी से? राइट। तो आपने जैसे बोला एक हाँ जी। कि बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स आपके पास हाँ हैं, जी। रोमांचक फ्लेवर्स आपके हाँ पास हैं। तो इसका मैं एक कारण बताऊंगा। हम जो भी बाई प्रोडक्ट होते हैं हाँ जी। वो अपने अनुभव के कारण बनते हैं। हाँ जी। तो ऐसा रहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े शहरों में उनका जन्म होता है, वो कुछ कुछ करे के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है पूरे देश को नहीं जान पाते, क्योंकि ना तो उन्हें खेत देखे होते हैं, ना खलिहान देखे होते हैं। उनने कभी लोकल जो ट्रेन्स अपने यहाँ होती हैं उनमें जो जनरल डिब्बा होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसमें कभी ट्रेवल नहीं किया होता है। गांव में मतलब जो फोक कल्चर होता है, दीपावली, जो जितने मौसम हैं, जितने त्यौहार हैं, सबके अलग गीत होते हैं, उनके बीच में उनकी परवरिश नहीं होती। तो एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस रहा। एक छोटे से गांव से यात्रा शुरू करी, कभी सोचा नहीं था कि जीवन में यहाँ पहुँचेंगे। और एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मैं वर्तमान में एक प्रतिष्ठित यूएस ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ द बिजनेस ग्रोथ हूँ। और मैं कहूँगा ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी और उसमें बहुत उतार चढ़ाव भी थे। ऐसा नहीं था कि हमेशा बहुत हैप्पीनेस रहा हो, बट हाँ, कुछ ऐसे लोग थे, इंस्पिरेशन थे लाइफ में, कुछ ईश्वर का सहयोग था कि चीज़ें बनती चली गई, भूमिकाएं तैयार होती चली गई, मुझे मौके मिलते चले गए और आज मैं आपके साथ बैठ के बातचीत कर पा रहा हूँ। जैसे भैया ने बताया आपको कि बचपन में बहुत सारी इंस्पिरेशन रही, तो आपने एक स्टोरी बताई थी। और जब आपके गांव में आता था मैं, तो वही आसपास का जो माहौल था, इतना बेहतरीन माहौल हुआ करता था कि इंटरनेट के ज़माने में, डिजिटल के भी ज़माने में हम फ़ोन्स यूज़ नहीं करते थे वहाँ पे। हम मतलब कहानियाँ सुनते थे और जो कहते हैं ना कि एक बातचीत का एक जो दौर था वो हमने वापस वहाँ पे जिया। लगभग 3 साल में वहाँ पे टूर्नामेंट खेलने गया, लगभग 15-15 दिन। और दिवाली के टाइम पे वहाँ के कल्चर को मैंने एक्सपीरियंस किया कि दिवाली वहाँ पे नाची जाती है, खेल होता है, उसके बाद एक जगह पे सब जने इकट्ठे। बुंदेलखंड एक मैं ऐसा बोलूँगा, एक हाँ अंचल है मध्य प्रदेश का जिसमें बहुत डाइवर्सिटी है। हाँ। और मैंने आपको बताया था एक बार कि जो वहाँ सिविलाइजेशन है बहुत पहले आया। हाँ जी। महाराजा छत्रसाल ने उसको यूनाइटेड किया। जैसे आप महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो जो शिवाजी का एक कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने एक पहचान दी, आइडेंटिटी दी, वैसा ही बुंदेलखंड के विषय में रहा है। प्रिंसली स्टेट था, राजा थे, महाराजा थे, उनके सिपाही सलाहकार थे, एक सिस्टम था। इसलिए उन लोगों की जो बड़ी यूनिक चीज़ें आर्ट में, तो आपने कोई मस्तानी बाई का नाम सुना होगा, एक मूवी बनाई है, बड़े फेमस डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली जी। तो मस्तानी बाई का जन्म भी वहीं पे हुआ। महाराजा छत्रसाल ने उनका एक बहुत अच्छा स्थान है जहाँ जन्म हुआ था। मैंने विजिट भी किया था। मस्तानी महल था जहाँ वो अपनी डांस प्रैक्टिस करती थी। तो आर्ट और कल्चर को लेके बड़े बड़े तपस्वी लोग, अपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, आज जो सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद आल्हा, उदल, ऐसे कई ऐतिहासिक लोग, इतना विरासत, इतना समृद्ध और प्राचीन है बुंदेलखंड का। तो जैसे आपने बोला, मेरे पास एक ऑफ़र था, मैं आपको बता रहा हूँ सागर, कि मैं बेल्जियम भी जा सकता था और मैं वहाँ एक अच्छी खासी लाइफ अपनी कर सकता था। बट जैसे आपने बोला कि वो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, जो 3 साल आप टूर्नामेंट में गए, आपने एक डिफरेंट एक लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल देखा जो गाँव का, तो मेरे दिल में भी वही था। क्योंकि मेरी तो परवरिश वहाँ पे हुई, उस मिट्टी में हुई है, तो मेरे लिए इतनी प्रीसियस थी कि आज भी आप यकीन मानो, जब मैं पूजा करता हूँ, रोज़ मेरा नियम है स्नान के बाद, तो मैं अगर 40 मिनट ध्यान करता हूँ तो उसमें 30 मिनट जो हमारे ग्राम के देव स्थान हैं, जो हमारी समाधि स्थल हैं, जहाँ हमारे पूर्वजों की चिता वगैरह जलाई गई, इसके साथ हमारी जो गांव में नदी है, या जो बहुत अच्छी जो एक हमारी गांव की अर्थव्यवस्था का भी बड़ा केंद्र है, तो वो श्रद्धा है
कि कई बार मुझे ऑफर दिया जाता था मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको एक ट्रिप करनी है, हाँ जी, तो हम आपको फंड भी कर देंगे, तो वुड यू लाइक टू गो गोवा, समवेयर एल्स, मालदीव्स। और अगर मुझे एक ऑप्शन देते कि तुम इनके अलावा अपने गांव जाना चाहोगे, तो मैं विदाउट उनके फंड के मैं 5 दिन आके ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता। मैं दिन में जनरली मैं यहाँ भोपाल में रहता हूँ, घर में ही रहता हूँ, हाँ जी, बट मैं अपने गांव में एवरी डे 15 मिनट पैदल चलता, 15 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। और यू नो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं होता कि वो वॉकिंग होती है या मैं कुछ टारगेट करता हूँ, इतना एक्टिवली मैं फील करता हूँ। फ़ोन जैसी चीज़ें से कभी संबंध नहीं होता। हाँ जी, हम लोग आपस में बहुत बातचीत करते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, एक सामाजिक संगोष्ठी होती है वहाँ, जिसमें भारत को देखता हूँ वहाँ समस्याएं भी हैं लोगों की बहुत। अभी मैं गर्मियों में गया था, आपको उदाहरण दूँ तो वहाँ पे डीपी होती है, वो डीपी जल गई थी, तो लाइट ही नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, क्या किया जाए। तो फिर मैंने अधिकारी से बात करी जो वहाँ के इलेक्ट्रिकल विभाग के अधिकारी थे, मैंने समस्याएं बताई और उसके 2 दिन बाद ही वहाँ वोटिंग थी 26 अप्रैल को। समझाया कि कैसे संभव हो पाएगा। फिर मेरे बगल के गांव में एक व्यक्ति हैं बीडी शर्मा, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वर्तमान में भाजपा के, वो आए हुए थे। मेरा एक रील भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। मैं गया, मैंने उनकी सभा में बोला और अंत में समस्या रखी कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बात है। तो उन्होंने इमीडिएटली फिर अधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि नहीं आप दूर करिए। वो इतना सा काम किया, वापस आया, तो जो मुझे खुशी मिली कि चलो मैं गया, मैंने एक व्यक्ति से बात करी, उसने मुझे इसलिए सम्मान दिया कि उसको लगा इन लोगों के बीच में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, थोड़ा अनुभवी है। और जब मैंने जुनून समस्या रखी, उनको समझ में भी आया कि वोटिंग का टाइम है, सरकार की उपलब्धियां नहीं होंगी तो लोग कैसे वोट देंगे, तो उन्होंने उसको इमीडिएटली किया। फिर मुझे इसने बहुत मुझे प्रभावित किया। मुझे लगा कि चलो कम से कम 300 परिवार थे वहाँ पे, उनकी जो सिंचाई की समस्या होती थी, लोग गर्मियों में बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं। पशुओं के लिए क्या होता है कि गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो जो कुएं होते हैं उनसे क्या होता है कि उसके आसपास के पोखर भर दिए जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर वो नहीं होगा तो पशु परेशान हो जाएंगे, आवारा बहुत। तो वो इतना बड़ा विषय था, इस समय तो कितनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होती है। तो इतना अच्छा मेरा अनुभव रहा वहाँ से आने के बाद। सो उस भूमि ने हमेशा मुझे इंस्पिरेशन दिया है और पीस दिया, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो बात यहीं पे मैं इस चीज़ को समाप्त करूँगा कि एक प्राचीन विरासत थी मेरे पास, जैसा आपने मेरे ग्रैंडफादर का जिक्र किया, मेरे पूर्वजों में वहाँ एक ऐसी वो महाराजा छत्रसाल के ही जो प्रमुख सिपह सलाहकार लोग थे, उन्हीं में आते थे। उस जमाने में ऐसा लोग बोलते हैं, जब उनकी डेथ हुई, जो एक मेरे बाबा जी थे, प्रचंड राव नाम था उनका, 6वीं 7वीं पीढ़ी में, तो उनकी चिता को कंधा देने के लिए महाराज छत्रसाल स्वयं मेरे गाँव में आए थे। तो वो एक प्राइड भी था। प्लस मेरे बाबा जी बहुत बड़े अचीवर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उनको एक गोली लगी हुई थी यहाँ पे, वो मुझे दिखाया करते थे। और उनका नाम वृंदावन नाम था उनका, वृंदावन शर्मा। बट उन्होंने एक खंड काव्य लिखा, वीर हरदौल। तो उस समय उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सुनाया और वो इतने इंस्पायर हुए, तो उन्होंने उस समय बोला कि मुझे आज आनंद ब्रजेश की प्राप्ति हुई है। ब्रजेश का मतलब कृष्ण होता है, जो ब्रज के ईश हैं। तो उस दिन से उनका नाम ब्रजेश हुआ। तो इतने प्रसन्न हुए। तो मेरे बाबा जी के ब्रजेश से उनका नाम शुरू होता था, सेम राशि से मेरे गांव का नाम भी बमहोरी था। तो उनके हृदय के बहुत करीब रहता था। तो मुझे समझाते थे, सिखाते थे कि शहर की भीड़ में जाओगे, एक आज तुमने ये बदला, कल ये बदला, लेकिन ये तुम्हारी कई शताब्दियों से, पीढ़ियों से तुम्हारी ज़मीन है। तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ पे राज भी किया है, एक सम्मानित स्थान भी उसका था, इसलिए उसकी गरिमा तुम्हें बचा के रखनी है। और उनका एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट था कि इंसान 3 चीज़ों के लिए काम करता है। पहला इज्जत। तुम लोग कई बार इज्जत जन्म से मिलती है, तुम मेरे पौत्र हो, तुम्हारा पिता भी एक महान व्यक्ति थे, तो चूंकि तुमने जन्म लिया है इसलिए तुम्हें एक अपने आप से मिलेगी। दूसरा दौलत, वो कमानी पड़ती है, और अगर आप में कर्तव्य है, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। और उसके बाद केवल दौलत कमाने से कुछ नहीं होता, जब उस आप धन को थोड़ा सामाजिक सौहार्द में लगाते हैं, जैसे कि पता चला कि कुछ लोग हैं, आप उनके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ ऐसा उद्यम या रोजगार शुरू करते हैं, तो उससे आपको शोहरत मिलती है। आप एक धर्मशाला बनवाते हैं, छोटा सा उदाहरण है, या पानी की समस्या है तो आपको उसके लिए कुआं खुदा के, तो कहीं ना कहीं लोग आपको सदियों तक याद करेंगे कि वो फलाने का नाती था, उसने ये कर दिया, एक सामाजिक सौहार्द में। गांव में ऐसा होता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शोहरत होती है, तो 3 चीज़ों के लिए तो उन्होंने सिखाया, नरिश किया। फिर मेरी क्या होता था, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो मैं नर्मदा क्षेत्र में उनके साथ जाता था। पूरे देश में उनके प्रोग्राम होते थे। तो पहली बात तो धार्मिक ग्रंथ मुझे बहुत सिखाते थे। इसके अलावा उस एक जो समाज क्या है, समाज में हमारे राम क्यों आदर्श हैं, राम ने क्या कंट्रीब्यूट किया। पिता की आज्ञा थी, सुबह राज्याभिषेक होना था, वनवास चले गए, शोहरत के लिए किया, क्योंकि रघुकुल में एक ऐसी बात थी कि उस वचन का हमेशा पालन करना है। ऐसे हम भी वचनों से बंधे हुए हैं।
पिता भी मेरे उतनी महान, मैंने पिता के साथ मेरा साक्षात्कार कम थोड़ा कम रहा क्योंकि अर्ली एज में 37 में पास्टर भी हुए, मैं घर का बड़ा बेटा था। बट जितना भी मैंने उनको जाना तो कई बार मेरे उनमें एक भाव आता है, लोग बोलते हैं कि एक लंबे समय तक रहते तो तुम्हें बहुत छत्र छाया मिलती, तो मैं बोलता हूँ कि एक बड़ा उच्च आदर्शों वाले पिता की संतान होना एक गौरव का विषय है, भले ही उसका समय पीरियड कम रहा हो, लेकिन हाँ एक ऐसा व्यक्ति कि जो उतना कंट्रीब्यूट भी नहीं उसने किया और ठीक था, उसके साथ 100 साल गुजारने से भी किया। तो टाइम कोई बाउंड, आप 10 मिनट भी किसी प्रीसियस व्यक्ति के साथ गुजारना बड़े होते हैं, लाइक मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट को कर रहा हूँ। मिली जुली चीज़ें थी। तो फिर क्या कि उस ग्राउंड स्टेज से उठना, इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी। मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वो एक घटना बताई कि वो लड़का था, वो पानी छूने से मना कर दिया, मेरे साथ वाला था, मैंने उसका हाथ पकड़ के डलवाया, मेरे घर में कंप्लेन गई और मेरे पिता ने इस पर मिठाई बांटी कि मेरे बेटे ने एक अच्छे काम के लिए विरोध किया और उसकी सबसे पहली कंप्लेन घर में आई। वो भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं थी कि किसी के घर में जाके आग लगा दी, किसी को पीट दिया हो। तो इन चीज़ों ने क्या किया, मेरे मोरल्स को, मेरी वैल्यूज़ को और स्ट्रॉन्ग किया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मेरे पास खेती बहुत होती थी, तो एक ट्रैक्टर रहता था हमारे पिताजी का, तो उस पर बहुत सारा अनाज लादा रहता था। गांव में क्या होते हैं, ट्रैक्टर चालू कर दिए, अनाज लद रहा है, और धक्का प्लेट ट्रैक्टर होते थे। कुछ सेल्फ के साथ प्रॉब्लम होता था तो उनमें धक्का लगाना पड़ता था, तब वो चालू होते थे। तो पता है एक ट्रैक्टर चालू हो गया और वो 2 घंटे से उसमें अनाज लादा जा रहा है और वो चल रहा है। तो मैं तो पढ़ता था, तो मैंने पढ़ाई में पढ़ा कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है या जो डीजल पेट्रोल हैं, ये लिमिटेड है हमारे यहाँ पे, तो हमें इसका बहुत मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, इवन इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ों का, क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आके अपने पापा से अगर बोल देता था कि मैंने तो किताब में पढ़ा है पापा जी कि अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, आप ट्रैक्टर 1.5 घंटे से चला रहे हैं तो डीजल बर्बाद हो रहा है। तो चूंकि मैंने चीज़ पढ़ी है और वो मैं जो सीख रहा हूँ वो गलत ना लगे, तो वो उस अवस्था में ट्रैक्टर बंद करा देते थे। तो हमारे जो मजदूर थे, जो वो बोलते थे कि ऐसा मालिक क्यों कर रहे हैं आप, अभी ट्रैक्टर इतना भारी हो जाएगा, उसको धक्का कैसे देंगे, बोलते थे दूसरे ट्रैक्टर से खींच के ले जाओ। लेकिन जो लेसन्स है मेरे बेटे के जीवन में वो गलत नहीं जाने चाहिए। इस परवरिश से आगे बढ़े, इसके बाद बहुत सारे संघर्ष जीवन में करे और हार्ड वर्क बहुत किया। कई बार ऐसी स्थिति आई कि लगा क्विट कर देते हैं। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, और आप अभी देख रहे होगे कि मेरी आम बालचाल की भाषा जो मैं बोलता हूँ उसमें हिंदी के थोड़े कठिन शब्द भी उपयोग कर लेता हूँ, जो जनरली हमारी और आपकी जनरेशन के लोग कम करते हैं, क्योंकि मुझे हृदय से प्रिय है। मेरा ऐसा मानना है जो बाकी भाषाएं हैं वो व्यक्ति इस कान से सुनता है और वो यहाँ से निकल जाती है। जो हिंदी है मेरे अनुसार वो यहाँ से व्यक्ति सुनता है और उसके दिल में उतर जाती है। तो हिंदी को लेके इस लेवल का एक मेरा प्रेम रहा। बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी। कॉलेज आया, वहाँ सब कुछ एकाएक इंग्लिश में आ गया। इंजीनियरिंग करनी थी मुझे। फिर एक एक टाइम ऐसा होता है, कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं, लोग प्रेम और बाकी संबंधों में पढ़ते हैं। तो एक बड़ा अच्छा पीरियड था। सोचा उस टाइम पे बाबा जी की कल्पना रहती थी कि आपको कहीं ना कहीं मतलब जो हमारा ऐसा है कि व्यापार हुआ या जो भागवत वगैरह करते हैं, मेरे परिवार में और भी भाई वगैरह उसी विधा में थे, तो वो तो ठीक है, तुम कुछ कॉर्पोरेट में ऐसा करो, तुम IAS वगैरह बनो। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे बनना है। देयर वाज अ टाइम कि मेरे कॉलेज में TCS वगैरह के कैंपस आते थे। मैं भोपाल से SIIT कॉलेज से पास आउट हूँ, बट मैं उनमें बैठता नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या करना है, बट काल परिस्थिति बदलती है। फिर चीज़ों के बारे में मैंने सोचा। पारिवारिक ऐसी स्थिति हुई, फादर की एक टाइम बाद डेथ हो गई, जिम्मेदारियां भी थी, छोटे भाई बहन थे। फिर मैंने सोचा कि जो ये फील्ड है बड़ी अनसर्टेन है, लोग 5-5 साल तक एग्ज़ाम देते हैं, सरकार की आजकल ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग में 20 सालों लग जाते हैं। तो शायद मेरे बाबा जी का एम्बिशन रहा हो, मेरा भी कहीं ना कहीं बन ही चुका था। लेकिन मैं बहुत सेल्फिश कहलाऊँगा। मुझे ऐसा सोचना कि कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार की और एटलीस्ट जो संकल्प, मैं पूरे देश को बदलने की तो बात अभी नहीं कर सकता, एटलीस्ट जिस गांव से, जिस मिट्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, क्या उसको बदल सकता हूँ, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं पावरफुल होना पड़ेगा। तो सागर भाई, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बाबा जी ने मुझे कई बार समझाई। मेरे बाबा जी ने बोला कि एक रिक्शा वाला है और वो ऐसे बोल दे चलते हुए कि कल पाकिस्तान पर आक्रमण करना है, तो ठीक है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी देश का प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि कल पाकिस्तान पर आक्रमण होना चाहिए, तो जो शूर भगवान है इनका उदय बाद में होगा और हमारी जो राफेल विमान है वो पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर दिखाई देंगे, क्योंकि वो व्यक्ति इतना पावरफुल था। और उन्होंने मुझे समझाया कि पावर आपको अचीव करना पड़ेगा। आप इवन सामाजिक सेवा भी कर रहे हो, और पावर बहुत तरीके के होते हैं। आर्थिक पावर भी होता है, सामाजिक पावर भी होता है, बाहुबल का पावर भी होता है। उन्होंने बोला इसके लिए तुम्हें सफल बनना पड़ेगा।
और याद रखना ये दुनिया ऐसी है कि सफल लोगों की ही बात सुनती है। आप अगर सफल नहीं है तो आपके ब्लड रिलेशंस वाले भी आपको सीरियस नहीं लेंगे। उन्होंने बोला पहले सफल होके दिखाओ। लोग बोलेंगे बात तो कोई भी करता है, कुछ भी आके बोलने लगता है, इसने अचीव क्या किया लाइफ में। सो फर्स्ट बी द अचीवर, अचीव करो, खुद को प्रूव करो। उसके बाद मैं एक तपस्या जैसी चीज़ों में लग गया। मैंने बहुत सेक्रीफाई किया, ईश्वर का साथ बहुत था। हर दिन मैंने अपनी मातृभूमि को, अपने कुल देव को, स्थान देव को याद किया। वो मुझे साथ देते चले गए और तारतम बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। फिर मैंने अपनी बहनों की शादियां करी, भाई को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करी, खुद की शादी करी, चीज़ें सेटल करी, थोड़ा घर का व्यापार जमाया। फिर एक ऐसा टाइम आया, मुझे लगा कि अभी चीज़ें क्वाइट सेटल हो गई। मेरी शादी भी हुई है 2 साल पहले। मेरी वाइफ डॉक्टर हैं और एक बहुत अच्छी मेरी साथी भी हैं, और हम लोग मित्र बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है सभी पति पत्नी को होना चाहिए। तो हम बहुत सारी बातें आपस में करते हैं। उसने मुझे करेज दिया कि अभी वो डॉक्टर है और PSC क्वालिफाइड है, कि अभी तुम रिस्क भी ले सकते हो। तुमने खुद को बहुत ज़्यादा वो किया हुआ था क्योंकि तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं थे, बट अब मैं एक ऑप्शन के तौर पे हूँ, सो यू शुड ट्राई। देन मैंने, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उसके साथ एक रूल था कि आपको मुंबई हेडक्वार्टर से ही काम करना है। मैंने स्विच किया और मैंने एक तरीका ढूंढा कि ऐसा हो सकता है क्या कि वो मातृभूमि के मैं करीब भी रह सकूं, लोगों की सेवा करूं और मेरा प्रोफेशनल करियर भी एज इट इज़ बढ़ता रहे। फिर एक US ऑर्गेनाइजेशन से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरी कंडीशन को देखा। ये बड़ा कोविड के बाद आम हो गया है, आजकल आपको वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्किंग दे देते हैं। देन उन्होंने क्या किया कि मुझे अलाउ कर दिया कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम। बस हर मंथ मुझे बाहर जाना पड़ता है। मैं ओमान गया था लेटेस्ट मंथ में, और आने वाले समय में UK और मेरा इसका दुबई का भी वीज़ा वगैरह की सब प्रोसेस हो गई है। सो वो रिफ्रेशिंग भी होता है 1 आध मंथ में जाने का। तो राइट नाउ क्या हो रहा है कि ड्रीम जॉब है। वाइफ ने बड़ा सपोर्ट किया। शुरुआत में एंजाइटी होती थी मुझे कि ऐसा तो नहीं मैंने इस मुकाम पे पहुंचा। प्रीवियस कंपनी में आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस पोजीशन पे था कि मेरे जो कंपनी के ऑनर थे वो मुझे वन ऑफ द पार्टनरशिप देने को तैयार थे। उन्होंने ये बोला था कि आप इतने, मैं उस समय डे फर्स्ट से उनके साथ एसोसिएट था। उन्होंने बोला कि तुम मत जाओ छोड़ के, लेकिन मेरी वाइफ ने ये बोला कि जीवन एक मिलता है, मैं 2 बार नहीं सोचना चाहिए। तुमने 35 के हो गए, अभी 21 को मेरा बर्थडे था। उन्होंने बोला, तो उसने मुझे ये समझाया कि लगभग आधी उम्र तुम्हारी हो गई है, अभी आधी ही बची हुई है, एक्टिव उम्र जिसको कहते हैं। फिर तो क्या होता है, लोग बीमार और परेशान होते हैं। इसको तुम अपनी मर्जी से जियो। देन मैंने स्विच किया और इसी US ऑर्गेनाइजेशन में आया। अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, घर से काम करता हूँ, वाइफ का भी बड़ा सपोर्ट करता हूँ, रोज़ टिफ़िन लगाता हूँ, हम घंटों डिस्कस करते हैं, बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और जब वाइफ से शादी हो रही तो एक कमिटमेंट भी था वाइफ को लेके कि तुमको सेक्रीफाई नहीं करना पड़ेगा। उसका मूड ही नहीं था शादी का, तो एक ही शर्त थी कि मैं करियर में मैंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। अब जनरली आप सोचिएगा, मैं बेंगलोर में जॉब करता, उसका स्टेट के साथ जॉब था, तो वो एक बहुत कंप्रोमाइजिंग स्थिति ही थी। आप मंथ में 1-2 मंथ में आ पाते, वो एक अच्छे दाम्पत्य के लिए गुड साइन नहीं होता। तो मैंने साहसिक निर्णय लिए, और उस साहसिक निर्णय में मैं इतना बिखरा हुआ था, मैं आपको बताऊं कि उसका रीज़न ये था, एक तो ये प्रेशर था कि विरासत को संभालना है, सामने बड़े बड़े लक्ष्य थे, अर्न करना था, सक्सेसफुल होना था, कोई चांस नहीं था, मतलब कुछ उखाड़ना ही था, अदरवाइज अस्तित्व ही नहीं था आपका। और कोई ऐसा था नहीं, सब छोटे थे कि मैं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अपने मन का भार उनके साथ शेयर कर सकूं, भाई हो चाहे बहन हो। तो फिर वाइफ के साथ सब चीज़ें शेयर हुई, उसने समझाया, और वो भी उसी पृष्ठभूमि से आती थी। तो फिर मैंने इन चीज़ों का, तो अभी मैं बहुत सारे निर्णय ले रहा हूँ। और अभी ये स्थिति है कि मैं लेखन को लेकर भी बड़ा उत्साह था मेरे मन में। मेरे बाबा जी ने 14 खंड काव्य लिखे, और वो मैं आपको सच में बता रहा हूँ, उनके 1-2 छंद आपको सुनाऊंगा। हाँ, आप जैसे हमारी मुलाकात भी हुई थी और पहले भी जब हम मिले थे जी, तो ये देखा कि आपके अंदर एक मतलब कि लेखन की भी रुचि है, और आपने उपन्यास भी अभी लिखी हुई है, तो वो पब्लिश हो गई है या करवाने वाले हैं? जी, तो इसके बारे में आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। असल में क्या था कि लेखन की रुचि थी। हाँ जी, इसको आप DNA से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो परिवार था उसमें चीज़ें थी। बाबा जी, खासकर जो मेरे बाबा जी थे, हाँ जी, वो आशु कवि थे। आशु कवि का मतलब होता है कि आप मंच पे खड़े हुए हैं, हाँ जी, और अपने आप किसी विषय आपको दिया जाता है और उस पर एक आप बहुत अच्छा काव्य बना देते हैं। मेरे बाबा जी ने काव्य की एक भाषा होती है पिंगल, उस पर उस जमाने में रिसर्च किया जब UP MP में दोनों जगह में किसी ने, वो भाषा आती नहीं थी, वो खत्म ही हो चुकी है काइंड ऑफ से हिब्रू। थोड़ा एक सिंपल भाषा में अगर जी, लोगों को बता पाए आपकी क्या है ये? जी जी, तो पिंगल क्या है, काव्य की भाषा है, हाँ जी, जिसमें हम वीर रस को बहुत अच्छे से रखते हैं।
तो आपने कभी नाम सुना होगा महाकवि कालिदास का। हाँ जी। इन्होंने हनुमंत पता का रामायण एक लिखी है, बहुत प्यारी रामायण है। तो वो पिंगल भाषा में लिखी हुई है। तच कच उच्छंतो बिली को वीर पावरो, ऐसे शब्द होते हैं कि मतलब जो बीभत्स रस का वर्णन होता है उस तरीके से। और मेरे बाबा जी के फेवरेट रस थे। इसके बाद कई लोग ऐसे यूएस के थे कि उन्होंने मेरे बाबा जी के ऊपर रिसर्च किया। एक उनकी वहीं खरीला पड़ता है, महुआ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ की एक बहुत अच्छी महिला है, वो मेरे बाबा जी से बहुत समय जुड़ी रही और वो बाद में यूएस में रहने लगी। तो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने जो जो समाज कंट्रीब्यूट किया। मेरे बाबा जी ने एक हरदौल चरित्र लिखा है, तो वो इतना रोचक एक है, मतलब मेरे मन में कई बार आता है कि उसका एक सरलीकृत रूप में मैं हिंदी में एज अ उपन्यास लिखूं। और मैं चाहता हूं कि आशुतोष गोवारीकर मेरे मन में रहता है, संजय लीला भंसाली, ऐसे लोग अगर उसको पढ़ेंगे, आप बाहुबली की स्क्रिप्ट है, राजमौली जी ने इतना काम किया, उस स्क्रिप्ट को भूल जाएंगे। इतनी दमदार स्क्रिप्ट मेरे बाबा जी उस ज़माने में लिखते थे। लेकिन तब तो ना इतने साधन थे, क्रिएटिविटी में भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना सिनेमा में ऐसा, इसको बहुत ईजी नहीं था लोगों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई इतना फंड भी नहीं करता था, इतना डिजिटल मीडियम भी नहीं था कि लोग आपस में इतने जुड़ सकें। तो वो चीज़ मैं चाहूँगा कभी मैं आपके साथ बैठ के, कभी संडे है जैसे आप मेरे पास आई और मैं आपको बताऊँ, तो उसमें एक कविता थी कि उसमें जब लाला हरदौल रहते हैं, उनको जहर देना होता है, उसमें सब कुछ है। उसमें आपको मतलब ट्रेजिडी मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, उसमें आपको वीरता मिलेगी, उसमें नेशनलिज्म मिलेगा, वो एक प्रॉपर ब्लेंड है। तो जब उनको उनकी भाभी से उसके पति बोलते हैं कि तुम इनको हरदौल को बिस भोजन में खिलाओ, अदरवाइज मैं बोलूँगा कि तुम दोनों के बीच में एक नाजायज़ संबंध है। और वो एक जहांगीर जो थे उस समय, उनकी एक पूरा एक वो रहता है, प्लान रहता है प्रॉपर, और वो इस तरीके से करते थे। स्टोरी आपने कभी सुनी है कि नहीं सुनी है? नहीं। जी जी। तो एक वो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आज ऐसा मौका नहीं उसको पूरा बताया जा सके, बट उसमें जब मेरे बाबा जी ने लिखा तो जो जहर है उसके प्रकार, तो काल कूट 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 कड़ी व कचौड़न में, हल्दी में हल्दिया, मतलब हर प्रकार का जो जहर था वो हर प्रकार के भोजन में लाया गया। तो उनका ये जो छंद था, ये यूपी का जो बोर्ड की एमए की परीक्षाएं होती हैं, एमए का जो सिलेबस है जो हिंदी मीडियम वालों को, उसमें तक सम्मिलित था। इस लेवल का उनका एक लेखन था। तो लेखन तो ये समझिए कि उनके द्वारा आया। और इसके बाद तो मैं मातृभूमि को लेकर आपसे बोलता हूँ। जैसे मैंने बताया मेरे लिए पूजनीय है मातृभूमि। तो मैं बहुत छोटा था तब मैंने कविता लिखने का प्रयास किया। अब मैं लोगों को कभी 2-4 छंद सुनाता हूँ तो मुझसे वो बोलते हैं कि इतनी गहराई उस जमाने में, तो ये तो अगाध प्रेम और डीएनए में कविता। ये जो कविता है ये अपने पूर्वजों से जो इंस्पिरेशन बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर है, तो ये मेरे अस्तित्व के ऊपर है, काइंड ऑफ कह सकते हो। क्योंकि तो मेरे गांव का नाम बमहोरी है, वहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। बट यस, जब आप कभी आएंगे, मैं तो इनवाइट भी कर रहा हूँ, बड़ा सा घर है मेरा, वो कुछ 36 बेडरूम के आसपास है, तो आप लोगों को बढ़िया रुकाऊंगा। खजुराहो जैसी एक जगह भी है पास में, अमेजिंग जगह है, तो आप घूम सकते हैं। और बुंदेलखंड नेचुरली बहुत, रने फॉल, पांडु फॉल, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो आई मोस्ट वेलकम, आप, आपकी टीम भी, सभी लोग आएँ। तो उसके बारे में मैंने लिखा, तो लिखने बैठा हूँ एक कथा। ये मेरी खुद की लिखनी थी, बहुत अर्ली एज थी मेरी। इस सस्य श्यामला माटी की, माटी का रंग श्याम काला होता है, जिस गोद में बचपन बीता है उस पावन सी पर पाटी की। इस पुण्य भूमि के कण-कण में अमृत का स्वयं समर्पण है, और जिसमें खेले जगनायक हो जीवन गौरव को अर्पण है। एक महाकवि जगनिक हुए जिन्होंने परमाल रासो लिखा, वो भी मेरी डायनेस्टी से आते हैं। उनके अब जीवनी पढ़ेंगे तो उनमें लिखा है कि उर्मिल नदी के तट पर ग्राम बमहोरी में इनका जन्म हुआ। वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पिंगल में परमाल रासो लिखा है, और वही परंपरा हमारे बाबा जी ने सीखी। मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर ब्लेंड, यही सब चीज़ें मेरे व्यक्तित्व को बहुत मजबूत बताया। और मैं आपको भी बताऊंगा इन चीज़ों ने मेरे प्रोफेशनल करियर में मेरी कैसे हेल्प करी। तो वो थे, उनको अर्धप्लय का बाण प्राप्त था, उनकी इतनी इज्जत थी कि मतलब जो परमाल वगैरह थे, परमारिद देव, आला उदल, उनकी बात सुना करते थे। तो वर्णन तो सबसे पहले बंगला वालों से, ये मेरे गांव के हनुमान जी का एक स्थान है, और जिनको हम बंगला वाले बोलते हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि स्थान थोड़ा सा निर्जन था। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, और दक्षिण मुखी हनुमान जी को महान क्यों माना जाता है? क्योंकि हनुमान जी पहले बहुत साधारण व्यक्ति थे, एक साधारण बानर थे। लेकिन जब उनको समुद्र पार करना था, जामवंत और उनके सहयोगियों ने उनके बल का ध्यान कराया कि अपने बल को कछु ध्यान करो, बाल समय जब रख भक्ष लियो, तब तीनों लोक भय वो जे अंधियारो। तब उनको एहसास हुआ, और पहली बार वो बजरंग बली बने, और उन्होंने एक छलांग मारी, और उसमें सुरसा मिली, उनको सब मिली, और वो भगवान का काम सिद्ध करके लौटे। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी और स्वयंभू प्रतिमा एक सिद्ध प्रतिमा मानी जाती है। आजकल आपने बागेश्वर धाम भी बहुत सुना होगा, मेरे क्षेत्र का विषय है, तो ऐसे विषय रहते हैं।
तो उनका ऐसा, उनको ग्राम का रक्षक देवता माना जाता है। बचपन में एक बार मेरा एक कज़न भाई अभिषेक, आपका परिचय होगा, तो वो डूब गया था तालाब में, हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, मित्रताएं इतनी प्रगाढ़ थी, दोनों भाई थे, एक बेडरूम होता था और संयुक्त परिवार था हमारा पूरा, तो इतनी मित्रता थी। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इतने विचार मिलते थे कि देयर वाज अ टाइम, उसके मामा के लड़के की शादी थी, हम लोग पहले साथ में कपड़े वगैरह खरीदते थे। एक दिन वो मुझसे बोला कि नहीं मैं अकेले लूँगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो अपने पिताजी के साथ गया, उसने पूरा छतरपुर का बाजार देखा और एकदम रेडीमेड कपड़े मिलते थे, उनको सिलाना पड़ता था टेलर के। हम बहुत छोटे थे, हम लोग 5वीं 4थी क्लास में पढ़ते होंगे। मैं अपने पापा जी के साथ गया और मैंने ही पूरा, और हम दोनों ने बोला कि देखो इस बार हम लोगों ने इंडिपेंडेंट शॉपिंग करी है, मैं तुमसे ज़बरदस्त लगूंगा। उसने बोला देखते हैं। यकीन नहीं मानोगे, 25 मई को शादी थी, आज 25 मई है उनके मामा जी की बेटी की, और हम दोनों लोग जब वो टीका होना होता है गांव में आए, तो हज़ारों शर्टों में से वही उसकी शर्ट थी, लाइनिंग वाली तब शर्ट चलती थी, वही उसका पैंट था, वही मेरा था, 100% मैच्ड। हम लोग सरप्राइज हो गए उस समय, हमने कहा यार इतना हमारा टेस्ट आपस में मिलता है। तो ऐसी बाउंडिंग। और हम लोग बचपन में खेल रहे थे और तालाब था वहीं पे, कार्तिक मास में आपको पता होगा महिलाएं हमारे गांव में जनरली कार्तिक स्नान करती हैं, कृष्ण भगवान की सखिया बन के। हाँ, फिर उनके वो घरगुले बनाए जाते हैं, पर वो ट्रेडिशनली होता है। तो लहरें आ रही, मुझे तैरना आता था बचपन से, मैं थोड़ा सा इस मामले में, तो उसको आता नहीं था, तो वो गया और पानी में डूब गया। अब लिटरली 20 मिनट तक वो पानी के नीचे रहा और कोई चांस नहीं था, मिल ही नहीं रहा था। मैंने उसको देखा, मुझे याद है आज भी, बचपन में कई बार मुझे सपने में भी कई समय तक आता रहा कि जब वो डूब रहा था तो पानी के बुलबुले ऊपर छूट रहे थे और मैं हेल्पलेस था, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं आता था। देन क्या हुआ कि फिर मेरे बाबा जी थे, तो वो हनुमान जी के सामने गए और मेरे बाबा जी ने उनकी भभूति उठा के समाधि लगा ली, आप रक्षक हो और ऐसा मतलब नाती को कुछ होना नहीं चाहिए। और लिटरली वो निकला, उसकी सांस वांस नहीं चल रही थी। फिर किसी के दिमाग में आया तो उसके सर को, एक व्यक्ति उनके सर पे रखा और बहुत कस के झटका दिया, तो एक अपने आप उसको जो खाया था वो वोमिट कर दिया और अपने आप उसकी सांसें चलना शुरू हो गई। तो एक उसका दूसरा जन्म था और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो मुझे लगा कि नहीं, तो उस दिन से मैं हनुमान जी का, उनका बहुत बड़ा भक्त हो गया कि मेरे वंश के ऊपर, डायनेस्टी के ऊपर उन्होंने एक सच में कृपा करी है। तो सबसे पहले, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इतना एम्बिशन है कि वो निर्जन स्थान था, तो आज से 2 साल पहले मैंने वहाँ पे, कहने का विषय नहीं होता, बट पूरे में टाइल्स वगैरह लगवाए, उनकी पुट्टी वगैरह कराई। उनका भी गेट था, मैं बीच में 1 महीने पहले गया था, वो बहुत निर्जन टाइप का वो हो रहा था, पूरा गेट बलदवा के लोहे का सेट बनाया। और आने वाले समय मेरा विचार है कि उसको एक धाम की तरह डेवलप करना, उसमें टाइल्स और बाकी चीज़ें, उसकी प्रॉपर बाउंड्री वॉल। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए, मुझे जो एनर्जी मिल रही है, जो मेरी रक्षा हो रही है, जब भी मैं संकट में होता हूँ उनको ध्यान करूँ, तो वो हमेशा सहयोग करते हैं। असंभव को संभव उनके द्वारा हो, और मेरा एक पर्सनल अनुभव रहा है। तो काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ और मेरा सच में ऐसा कनेक्शन है कि कई बार मुझे रियलाइज़ भी होता है कि हाँ, मेरी बातचीत हो रही है उन लोगों के साथ जो स्थान देव हैं, गाँव के कुल देव हैं। तो सबसे पहले बंगला वालों से एक स्तुति करता हूँ कि देने को तो कुछ पास नहीं है, गीत समर्पित करता हूँ। अरे सदियों से देते आए हो बल बुद्धि का वरदान हमें, और तुम दाता हम भिक्षुक हैं, प्रभु क्या दे सकते भगवान तुम्हें। फिर मैं, उर्मिल नदी है मेरे गांव में, तो ये धन धारमा उर्मिल की जो ग्राम की जीवन धारा है, वो जिसका वर्णन इस गान सुनो मानस भी ना कर पाता है। आपको पता है, हम लोग बहुत बात करते हैं रामचरित मानस की, हम सीता के त्याग की बहुत बात करते हैं कि सीता, लेकिन सीता से भी बड़ा त्याग अगर किसी ने मानस में किया है तो उर्मिला ने किया है। उर्मिला भरत की, लक्ष्मण की पत्नी है। सीता तो अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गई, लेकिन उर्मिला जब आने लगी तो लक्ष्मण जी ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि मैं तो भक्त के रूप में जा रहा हूँ अपने भाई के, क्योंकि जब माँ के पास आज्ञा लेने गए तो उनकी माँ ने कहा कि जाना चाहते हो सिया राम जी के साथ वन, और जाना किंतु मेरे दूध को लजाना मत, और सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, वो दोनों को खिलाए किंतु तिनका भी खाना मत। और बुंदेली में एक उनका एक गीत है बड़ा फेमस कि पहरो तुम दिन रात दीजियो कभू नींद ना लइयो, और पहले भोजन सिया राम के ता तुम पीछे खइयो, और सेवा में दिन रात लाड़ले भैया की में रहियो, और यदि कछु होबे युद्ध पुत्रा तो पहले मर जाइयो। एक बुंदेली भाषा, आपके यहाँ जैसे वो एक बिंद भाषा का प्रभाव रहता है, तो ये संकल्प उनकी माँ ने दिया, ऐसे संस्कार थे। तो जब उर्मिला निवेदन करने लगी कि मेरी बहन है सीता, उनको भगवान ने, आपके बड़े भाई ने, तो मुझे भी स्थान दीजिए, तो उन्होंने बोला कि सेवा ऐसी नहीं होती है कि मैं अपनी पत्नी को सब, उस फोकस में कहीं ना कहीं विघ्न पड़ेगा, तो मैं तुम्हें ज़्यादा याद करूंगा, मुझे तुम्हारी चिंता भी रहेगी, इसलिए तुम क्या करो कि तुम यहीं अयोध्या में रहो। तो उर्मिला बोलती है कि ठीक है। फिर वो बोलते हैं मैं एक और आज संकल्प लेता हूँ कि मैं आज के बाद सोऊंगा नहीं। तो लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक सोए नहीं है जब वो राम के साथ गए।
और जब कारण पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि मेरा खुद पे इतना कंट्रोल तो है कि मैं दिन में तुम्हें याद ना करूं जब मेरी भाई की सेवा में रहूं, क्योंकि वो बेईमानी होगी, लेकिन अब रात में सो जाऊं और तुम स्वप्न में आ जाओ, उसका मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। तो उर्मिला ने भी एक दिया जलाकर और भगवान का इंतजार किया, लक्ष्मण का इंतजार किया, 14 वर्ष तक वहाँ सतत के साथ रही, सीता वन में सतत के साथ रही, और इस लेवल का उनका डेडिकेशन। तो वो क्या, फिर भी मानस में आप देखोगे तो इन पात्रों को तुलसीदास जी ने जो सीता को दी वो नहीं दी, और ठीक है, अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। धन्य धारमा उर्मिल की जो ग्राम की जीवन धारा है, वो जिसका वर्णन निष्काम सुनो मानस भी ना कर पाता है, और निस्वार्थ भाव से बहती इस ग्राम का पालन करने को, त्याग विनय आदर्श शिष्टा की परपाटी गढ़ने को। वो त्रेता युग में प्रभु लखन बिना 14 वर्ष गुजारे थे। यह धन्य ग्राम जहाँ एक शिला पर लक्ष्मण स्वयं विराजे थे। एक स्थान है जहाँ पे भगवान वनवास के समय गए थे, लक्ष्मण जी का पटवा कहलाता है। यहाँ आर्य संस्कृति अच्छुण है, सब पूजा पाठ में ध्यान धरें कि विपत्त भूत भय पाप दोष का गौड़ी देव निदान करें। हर गांव में गौड़ बब्बा कहलाते हैं जो ट्राइब्स की दूता माने जाते हैं, तो एक उनका भी स्थान था। तो उनको लेके बचपन की मतलब भाव थे मन के। फिर मेरा जो डायनेस्टी है उसका नाम है अड़सेला, जो मेरा वंश है, इसमें मैं आपको महाराज प्रचंड राव की बातें बताई जो छत्रसाल जी के सेनापति रहे। तो वर्णन करता अड़सेलों का खुरदेव देव को कर प्रणामी, मेरे कुल देव हैं। हाँ जी। और इसके बाद प्रचंड राव जी का होता है कि जो उन्होंने महाराज छत्रसाल की इतनी सहायता करी कि प्रचंड राव रण धीर वीर करते थे अरि सेना निदान, और नृप छत्रसाल के प्यारे थे दे गए हमें जागीर सान। औरंगजेब बलशाली का जिसने सम्मान गिराया था, वो जगनायक का वह वंशज था जो जगनिक थे। रण अर्ध प्रलय आया था और सीना के पार तीर निकला, पर अरिदल को संहार चला कि अरिदल में थी बस एक बात, यह काल चला, यह काल चला। जब महाराज छत्रसाल ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस समय एक डिस्प्यूट था, उनके बच्चे युद्ध में नहीं आए थे, और औरंगजेब जैसे जो दिल्ली का सम्राट था, वो बुंदेलखंड के एक वहाँ कालिंजर दुर्ग है, हाँ जी, उसे अजयगढ़ कहा जाता है, जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया, उसी दुर्ग में हराया था। यहीं झुका था शहंशाह औरंगजेब का माथा। तो जब छत्रसाल ने देखा तो नृप नेत्र सजल छल छला उठे, और हमारे बाबा जी की जो बाबा जी थे उनसे कि मेरी सेना का तू ही साज, और देता हूं आज प्रतिष्ठा में मैं 22 गांव का राजपाट। 22 गांव का उन्हें राजा बनाया। तब भी उन्होंने बोला कि मैंने मातृभूमि की सेवा करी है, और माँ की सेवा का कोई पारितोषिक थोड़ी देता है। उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी इच्छा है, यह वैभव उन्हीं वीर का है जिन्हें धन किया अड़सेलों को, और रण में मुगलों को काट काट भर दिया गिद्ध के मेलों को। इस लेवल का उन्होंने अपना वहाँ पर प्रदर्शन दिखाया। तो कहीं ना कहीं डायनेस्टी का भी प्रभाव होता है। फिर मेरे बाबा जी मुझे बचपन में कहानी सुनाते थे कि ब्रिटिश का टाइम था, तब हमारे घर की बड़ी प्रतिष्ठा थी, तो कांग्रेस कमेटी की जो भी मीटिंग्स होती थी हमारे घर में हुआ करती थी, तो अंग्रेज़ों की बड़ी नज़र रहती थी। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट में जो चलाता था प्रशासन, वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करता था, और जैसे हमारे यहाँ कलेक्टर होता है उस समय उसको लाट साहब कहा जाता था। उनके दिमाग में था इस गांव को लेकर कि यहाँ पे थोड़ा स्वतंत्रता की कहीं ना कहीं वो लपटें जल रही हैं। तो उसमें ब्रिटिश सरकार में ही एक डीएसपी थे, मेरे बाबा जी के चाचा जी थे, पंडित लल्लू राम शर्मा। तो वो डीएसपी की पोस्ट पे थे, और उस समय क्या था कि वो बहुत इस आंदोलन को, उनका इतना प्रभाव है कि बुंदेलखंड की कई प्राचीन आप किताबें लिखोगे तो उनका सबसे बड़े नायकों के रूप में नाम है। और वहाँ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जैसे बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। एक चाणपादुका शहीद स्मारक है, जहाँ पे लक्ष्मण जी राम जी की चाणपादुका है, और आज भी वहाँ कम से कम 300 लोग मारे गए थे। आज भी 14 जनवरी जो होती है, मकर संक्रांति का दिन होता है, उन शहीदों की याद में बहुत बड़ा मेला भी लगाया जाता है वहाँ पे। और कई बार तो चीफ मिनिस्टर जैसे लेवल के लोग, हमेशा जो अपने क्षेत्रीय सांसद होते हैं वो सब वहाँ पे जाते हैं। तो वही वाकया था कि ये लोग सभा कर रहे थे, असहयोग आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया था। ब्रिटिश का सख्त वो था कि अगर हमें धारा 144 लगी थी कि आप लोग अगर दिख गए कोई भी 4 से ज़्यादा लोग तो हम सीधा कत्लेआम कर देंगे। बट ये लोग तो आज़ादी के दीवाने थे, तो उन्होंने पूरा प्लान किया कि चरणपादुका के किनारे, नदी के किनारे हम यहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे। सब इकट्ठे हुए, और वहाँ से उन्होंने अध्यक्षीय भाषण मेरे बाबा जी के चाचा ने दिया। डीएसपी थे, उन्होंने पद से इस्तीफा भी दिया, उस समय सर्किल कहा जाता था उनको। और इसके बाद क्या हुआ कि गोलियां चली, हमारे घरों में आग भी लगाई गई, वो सब भी झेला है। और इसके बाद फाइनली फिर उनका बड़ा सम्मान किया जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद। तो उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी। किस कड़ी में आगे बढ़ते हैं थास उठाकर पढ़ते हैं,
इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, इतिहास उठाकर पढ़ते हैं। वो आजादी के दीवाने थे, स्वाधीन भावना भरते हैं। शर्मा जी का उद्घोष हुआ, बहता था जिनमें आर रक्त, के लल्लू नाम राम लिखते, सच्चे त्यागी थे देशभक्त। जब ब्रिटिश प्रशासन चलता था, जन आंदोलन को कुचलता था, स्वाधीन देश को करने का उनका जी बड़ा मचलता था। अरे जन जन में आशा जगा जाए, मुर्दों में पुनः प्राण लाए, उस वीर पुरुष के शब्द बांध रजनी में रविकिरण लाए। धीरे धीरे संपर्क बड़ा, जन जन को जोड़ते जाते थे, कि निस्वार्थ भाव से आजादी की पावन ज्योत जगाते थे। और थी शपथ उन्हें में और मिल की, हम घाव देश का भर लेंगे, कि जन जन में आशा जगह जगह स्वाधीन देश को कर लेंगे। थी सभा सुनो उर्मिल तट पर, और चरण पादुका तीरथ था, हर वीर सिपाही की आशा, शर्मा जी का मन धीरज था। और स्वाधीन देश को करने का थे कौन मंत्र पढ़ने वाले, कि सब हाथ उठाकर बोल उठे, शर्मा जी ग्राम भमोरी वाले। ले उठा तिरंगा को बोले, वो शर्मा जी अपने दृढ़ फेरे, और उन्होंने क्या बोला कि जीवन जीने की ऋतु अनेक, मरने का केवल मौका एक। यदि धर्म युद्ध में मर जाऊंगा, नाम देश में कर जाऊंगा, इस धर्म परीक्षा में सुन लो, वो मरकर भी अमर कहाऊंगा। मैं काव्य जगत का केंद्र बनूंगा, मेरे जैसे लोगों के ऊपर कविताएं लिखेंगी, उस स्वर्ग लोक तक नाम करूंगा। मेहमाना यह मिट पाएगी, मैं देश का दृढ़ आदर्श बनूंगा। मेरी परपाटी पे लोग चलना शुरू करेंगे। इतने में गोरा टूट पड़े, गोरा माने अंग्रेज, और थे हाथ में उनके काल शस्त्र, और बोले अब सभा नहीं होगी, और भागो तुम बागी कहीं अन्यत्र। अरे बस इतनी बात सुनी उनने, और हाथ तिरंगा उठा लिया, कि मातृभूमि की सेवा में अपना पग आगे बढ़ा दिया। थी धुआंधार दंदन गोली, लाशों पर लाशें ठेल ठेल, पर भगे नहीं उस प्रांगण से, सब खा गए गोली पेल पेल। थोड़ा बुंदेली का मिश्रण है कि उर्मिल धारा लहू धार हुई। इतना खून बहा के जो उर्मिल की पानी की धार थी, वो लहू की धार हो गई। तो उर्मिल धारा लहू धार हुई, और गोली जन जन के पार हुई, कि ना कोई पश्चाताप हुआ, थी चेहरे पर एक अलग खुशी। और वह जो समय था यथा साक्षी था, हमें नहीं अब झुकना, और बुंदेलखंड का मान बढ़ाया, जलिया वाली थी घटना। और ऐसा है कि उस वीर पुरुष की गाथा का यह काबू नहीं प्रमाण अकेला। उस चरण पादुका तीरथ पर लगता प्रतिवर्ष मकर मेला, उस चरण पादुका तीरथ पर लगता प्रतिवर्ष मकर मेला।